जब आ गए हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। अब प्लीज शांत हो जाइए। रासायनिक अभिक्रिया दो तरह का होता है। एक होता है आयनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। और एक होता है आणविक अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे आयनिक अभिक्रिया को और बाद में आणविक अभिक्रिया को। लिखिए 1 नंबर आयनिक अभिक्रिया। देखो, आयनिक अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कम से कम एक आयन भाग जरूर लेगा, चाहे वो रिएक्टेंट में रहे या प्रोडक्ट में रहे, आयन रहेगा ही रहेगा। यानी कोई ना कोई आवेशित कण, चाहे वो धनावेशित कण हो या ऋणावेशित कण। और आणविक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें या तो परमाणु भाग लेते हैं या अणु भाग लेते हैं, इसमें कोई आवेशित कण भाग नहीं लेता। ये दोनों प्राइमरी, यही अंतर है दोनों में। तो आयनिक अभिक्रिया के बारे में हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन भाग लेते हैं उसे आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आणविक अभिक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या अणु भाग लेते हैं उसे आणविक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इससे संबंधित और भी बातें हैं जिसको हम एक एक करके सब सेपरेटली लिखेंगे। तो आप 1 नंबर हीडिंग डाल दो आयनिक अभिक्रिया और लिखना शुरू करो। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया को डिफाइन कीजिए, नीचे एरो दीजिए, लिखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन भाग लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन भाग लेते हैं उसे उसे आयनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसे आयनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसे आयनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जैसे में लिख लो MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ये कन्वर्ट करता है Mn प्लस प्लस में और Fe3 प्लस में। बताइए इसमें आयन है क्या? आयन ही ना भाग ले रहा है।
तो यही आयनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अभी कुछ लिखिएगा मत, अब देखिए सिर्फ बतियाएगी, उतना प्यार से कौन बात करता है जी। देखो ये जो अभिक्रिया है H2 + Cl2, ये रिएक्शन करके बनाता है 2HCl। बताइए इसमें एक भी आयन है? तो जैसे सोडियम का 2 एटम Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो 2NaCl का निर्माण करता है। तो हालांकि ये तो खैर अलग टाइप का रिएक्शन, इसको आप एग्जाम्पल में मत लिखिएगा। इसमें बताइए आयन है क्या? नहीं है। तो हम कहेंगे कि वह, पहले इसके बारे में हम और लिखेंगे, पहले दोनों में अंतर है तो उसको समझ लीजिए। हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या अणु भाग लेते हैं उसे आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में सुनिए। इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो वो जलीय विलयन में होता है, यानी जल में होता है। जल में मिलाइएगा तभी ये रासायनिक अभिक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। कारण यह है कि आयन सिर्फ जल में ही स्टेबलाइज होता है। आप चाहेंगे कि आयन को हम हाथ पर रख लें, ये संभव नहीं है। जैसे NaCl, यह एक अणु है। आप नमक जान रहे हैं, खाते जो नमक है वही नमक की हम बात कर रहे हैं। उस नमक को यदि आप हाथ में रखते हैं तो हाथ में जब रख रहे हैं तो वो नमक है, NaCl है। लेकिन यदि आप उसी चीज को पानी में डाल दिए तब वो नमक नहीं है, तब वो आयन में बदल जाएगा, अंदर में जाके वो टूट जाएगा Na+ में और Cl- में। आ रही है बात समझ में? तो आयन जो होता है वो एग्जिस्ट ही करता है पानी में, इसीलिए यह रासायनिक अभिक्रिया हमेशा पानी में होता है, या विलयन अवस्था में, मतलब ये कह सकते हैं कि विलयन अवस्था में होता है। मतलब पानी में उस चीज को मिला दीजिए तब रासायनिक अभिक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जब विलयन में अभिक्रिया हो रही है तो विलयन में तीन तरह का माध्यम हो सकता है। एक माध्यम अम्लीय हो सकता है, एक क्षारीय हो सकता है और एक उदासीन हो सकता है। अम्ल मिला दिए तो अम्लीय, क्षार मिला दिए तो क्षारीय, और अम्ल क्षार कुछ भी नहीं है तो उदासीन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आयनिक अभिक्रिया प्रायः अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में विलयन में होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इट मीन्स वी कैन से दैट आयनिक रिएक्शन अकर्स इन सॉल्यूशन फेज इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो नीचे ये एग्जाम्पल लिख चुके हैं ना आप? नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे आयनिक अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है। आयनिक अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है। आयनिक अभिक्रिया जलीय विलयन में होता है जहां जलीय विलयन जहां जलीय विलयन का माध्यम जहां जलीय विलयन का माध्यम अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन हो सकता है। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। कोई परेशानी नहीं है ना इसमें? अगला ही नहीं डालिए, आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या अणु भाग लेते हैं
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या अणु भाग लेते हैं उसे आणविक अभिक्रिया कहते हैं। उसे आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख दीजिए तो H2 + Cl2 2HCl बनाता है। अब आप इसके बारे में जानिए। यह रासायनिक अभिक्रिया या तो गैसीय अवस्था में होगा, नहीं तो विलयन अवस्था में। विलयन में भी ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो नीचे ये एग्जाम्पल लिख दिए, लिखिए तो। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रायः गैसीय या विलयन अवस्था में होता है। गैसीय या विलयन, गैसीय या विलयन अवस्था में होता है। अब देखो, ये तो दो जनरल बात था। यहाँ पर असली बात इस चैप्टर का बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, मतलब आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने आपको आना चाहिए, आणविक अभिक्रिया को संतुलित करने आना चाहिए। यहाँ पर तो बड़ा आसान था ना संतुलन। बहुत भीड़ का काम होता है, ये बहुत आसान नहीं होता है। ये आईआईटी यहाँ से क्वेश्चन करता है, बड़ा आईआईटी का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है ये। कैसे क्वेश्चन करता है वो सब जब आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। 4-5 दिन इसका क्लास चलेगा, तब जाके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर देखते हैं कि क्या स्टार्ट करते हैं। खैर, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है आयनिक अभिक्रिया का संतुलन, या हाउ टू बैलेंस आयनिक इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। इसका पूरा का पूरा बात अब आप पढ़ेंगे। लिखिए तो, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। पहले सुन लीजिए फिर देखते हैं। देखो, आयनिक अभिक्रिया यही है ना। इसको यदि, अच्छा ये बताइए, संतुलित करने का क्या मतलब आप समझते हैं? बैलेंस करना, वो तो आप इंग्लिश में बोल दिए। संतुलित करने का मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड हर चीज बराबर हो। और इसी को हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में शुरू में बेसिक में पढ़े थे। जितना परमाणु खर्च होगा ना रिएक्टेंट का, उतने परमाणु प्रोडक्ट का बनेगा। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जितना द्रव्यमान खर्च होगा रिएक्टेंट का, उतना द्रव्यमान प्रतिफल का बनेगा। इसी को ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो आयनिक अभिक्रिया को जब आप संतुलित करते हैं तो यहाँ पर एक चीज नहीं बल्कि यहाँ पर दो चीज का कंजर्वेशन होता है, दो चीज का ध्यान रखना होता है। पहला, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। और ये पालन तब अपने आप हो जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड सभी एटम आपस में समान हो। हाँ या ना? तो इतने से काम नहीं चलेगा आयनिक अभिक्रिया के संतुलन में। आयनिक अभिक्रिया के संतुलन में एक और चीज को बैलेंस करना होता है, और वो होता है आवेश। मतलब जितना आवेश रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए, उतना ही आवेश प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है, तब जाके आयनिक अभिक्रिया संतुलित होता है। तो अभी जो आप हेडिंग डाले हैं, आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, उसमें हम लिखने वाले हैं ये, पहले सुन लीजिए कि आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। और दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का भी पालन करना होता है। तो दोनों को हम बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। तो नीचे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करना होता है। इसमें तो आवेश है ही नहीं, तो आवेश को आप बैलेंस क्या करेंगे?
इधर भी जीरो आवेश, इधर भी जीरो आवेश, तो वहां पर तो बैलेंस ही है चार्ज। आई बात समझ में? अब बताइए तो भीड़ का काम कौन को होना चाहिए? वही हल्का है, यही भारी है ना, उल्टा पुल्टा। इसीलिए तो आईआईटी का पसंदीदा है। लिखिए ना, सब समझ में आ जाएगा, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सब सब हो जाएगा। लिखेंगे आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से, आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत का पालन किया जाता है। आयनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत का पालन किया जाता है। नंबर एक, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हो गया, लिख लिया। चलिए स्टार लगाइए, ही नहीं डालिए। अम्लीय माध्यम, सुनो इधर एक मिनट। आयनिक अभिक्रिया कितने माध्यम में हो सकती है? तीन माध्यम में। तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम आपको सीखना है, उदासीन तो अपने आप हो जाता है। तो आपको पहले हम लोग सीखेंगे अम्लीय माध्यम में आयनिक अभिक्रिया का संतुलन, और बाद में सीखेंगे क्षारीय माध्यम में आयनिक अभिक्रिया का संतुलन। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। आयनिक, नो, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में आयनिक अभिक्रिया का संतुलन। अम्लीय माध्यम में आयनिक अभिक्रिया का संतुलन। अम्लीय माध्यम में आयनिक अभिक्रिया का संतुलन। हम्म? चलिए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो। लिखो, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ये कन्वर्ट करता है Cr3 प्लस में प्लस Fe3 प्लस में प्लस H प्लस में। आप इस रिएक्शन को लिखिए तो पहले। सुनिए अब, इस रिएक्शन में ये जो H+ दिया हुआ है ना, ये H+ यदि रिएक्टेंट के साइड रहे या प्रोडक्ट के साइड रहे, किसी साइड रहे, तो ये H+ सिर्फ आपको ये कह रहा है कि ये अम्लीय माध्यम है, आप इसकी पहचान कर लीजिए। यदि इसी में OH- रहता तो क्षारीय माध्यम है। तो जब आप अभिक्रिया को संतुलित कर रहे होंगे, तो पहले आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि H+ दिया हुआ है या OH-। अब यहाँ से आगे का काम हम करते हैं। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। जब इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए दे दे, तो सबसे पहला आपका जो काम है वो ये
कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया को दो हाफ में तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीडेशन हाफ में और दूसरा रिडक्शन हाफ में। अब ये कैसे समझ में आएगा कि ऑक्सीकरण हाफ और अवकरण हाफ कौन है? एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो तुम सीखे हो। ये +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा, इसका +2, इसका +3, इसका +3। और हाइड्रोजन को जो है ना छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छूना ही नहीं है। आप जब बैलेंस कर रहे होंगे, जब आप पूरा का पूरा संतुलित कर लेंगे ना अभिक्रिया, तो आपको अपने आप H+ आ जाएगा, या तो रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में। अभी जो H+ वो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में, हो सकता है कि वो रिएक्टेंट में। वो सिर्फ मीडियम बता रहा है कि माध्यम कैसा है, अम्लीय है। अब आप ये बताइए कि यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको ये तो पता चल गया ना कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण हुआ। यार +6 + 3 अवकरण हुआ, +2 + 3 क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो इसका हुआ है अवकरण और इसका हुआ है ऑक्सीकरण, ये नहीं हुआ है। तो आप क्या कीजिए, दोनों हाफ को अलग अलग लिखिए कुछ इस तरह से। उल्टा लिख दिए क्या? अच्छा, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, अब तो दोनों हाफ को, ये बात तो सही है कि क्रोमियम आयरन कैसे बना देगा। तो चलो पहला हाफ निकालते हैं। Cr2O7 2-, ये कन्वर्ट कर रहा है किस में बताओ, Cr3+ में। एक हाफ लिखा गया, तो क्रोमियम वाले में सिर्फ क्रोमियम वाला को लिखिए, और दूसरा हाफ लिखेंगे उसमें आयरन वाला में सिर्फ आयरन वाला को लिखेंगे। आयरन किस क्या है, Fe2+, जो कन्वर्ट कर रहा है किस में, Fe3+ में। हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जो अभिक्रिया दिया उसमें H+ को छांट के अलग कर दीजिए, बाकी जो चार चीज बचा उसको दो हाफ में तोड़ दीजिए। क्रोमियम वाले से क्रोमियम बना दीजिए, आयरन वाले से आयरन बना दीजिए। यदि इसमें मैग्नीज वाला होता तो मैग्नीज वाले से मैग्नीज बना देते, दूसरा कोई होता तो उसे उसको बना देते। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कि यहाँ समझ में आ गया? आगे सुनिए। अब सबसे पहले उसका बैलेंसिंग होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। यहाँ पर क्रोमियम का कितना है, +6, यहाँ कितना है, +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। वहाँ पर क्रोमियम का कितना एटम है, यहाँ पर क्रोमियम का 2 परमाणु है, यहाँ पर क्रोमियम का, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। बोलिए। यस सर। मार के मुंह में फुला देंगे। कभी भी बैलेंसिंग के दौरान आप यहाँ पर 2 3 नहीं करेंगे। आप जब भी करेंगे तो जो नॉर्मल कॉफिशिएंट होता है उसको डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पर ये होगा 2, ये सही तरीका है। यदि आप H2O को बैलेंस करने के दौरान ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है तो O2 लगा दिए, तब ये H2O थोड़े रहा। अब तो ये H2O2 हो गया। पता चला आप पदार्थ को बैलेंस कर रहे थे, आप पदार्थे बदल दिए। इससे कौन साफ होता है, और H2O पानी पीने के यूज में आता है। तो यहाँ पर नहीं लगाना है, 2 ऑक्सीजन करना है तो आप यहाँ कीजिए, 2H2O हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको बोला जाता है स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और इसको बोला जाता है नॉर्मल कॉफिशिएंट। आपको नॉर्मल कॉफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ करना है, ना कि स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ। तब तो वैसी स्थिति में यहाँ 2 लगाने का क्या जरूरत था, इस 2 को मिटा देते, हो जाता बैलेंस। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पागलपंथी नहीं चलेगा। पहला काम क्या किया समझ में आया, दोनों को 2 हाफ में तोड़े। दूसरा काम, पहले हम उसको बैलेंस कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ भी एक ही आयरन है, यहाँ पर चार्जे में ना अंतर है। आयरन परमाणु इधर भी एक उधर भी एक, बताइए सब बैलेंस हो गया। अब आइए फिर ऊपर वाले रिएक्शन में। आप नीचे वाला को छोड़ो, पहले ऊपर वाला को सेपरेटली बैलेंस कर लो, फिर नीचे वाला को सेपरेटली बैलेंस कर लेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्रोमियम, इधर 2 क्रोमियम हो चुका है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन एक भी है ही नहीं, और है ही नहीं तो फिर बैलेंस कैसे होगा? तो बैलेंस होगा ये। एक्चुअल में इस तरह के रिएक्शन में ना बहुत सारी चीजों को हाइड कर दिया जाता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में वो उपस्थित है लेकिन दिखलाएगा नहीं। जैसे H2O, जैसे H+, ये सब रहता है लेकिन दिखाता नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, और उतनी ही संख्या में जोड़ना है जितना ऑक्सीजन आपको उधर है। कितना ऑक्सीजन है, तो आप जोड़ दीजिए कितना मॉलिक्यूल वाटर, 7H2O जुड़ गया।
अब बताइए कि क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, उधर भी क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया, लेकिन एक चीज अनबैलेंस हो गया। कौन चीज अनबैलेंस हो गया? हाइड्रोजन। इधर कितना? 7। एक बार में नहीं दिखता है। 7 दूना 14 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड उतनी ही संख्या में H+ जोड़ना होता है, जो अम्ल की उपस्थिति को बतला रहा है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ? 14। तो इधर जोड़ दीजिए कितना हाइड्रोजन? 14 हाइड्रोजन। 14 H+ जोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि सारे परमाणु आपस में बैलेंस हुए या नहीं? सब परमाणु बैलेंस है, कोई भी अनबैलेंस नहीं है। हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या सीखे? पहले उसको बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर जोड़कर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ जोड़कर। इतना करने पर बैलेंस हो जाएगा आधा। ये परमाणु बैलेंस हुआ। अब आइए आवेश पर। इधर आवेश देखो कितना है, एक H पर 1+, तो 14H+। इधर 2 - यानी कुल मिला के 12 को प्लस इधर है। इधर है 12+। इधर देखो तो इस पर कोई चार्ज नहीं, तीन तीन मारेंगे थोपियाइए देंगे। एक क्रोमियम पर 3+, तो 2 क्रोमियम पर 6+। तो इधर +12 है, इधर +6 है। क्या आवेश बैलेंस है? तो आवेश को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर +6, इधर +12। आवेश को बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन जोड़कर, और किस साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहिए वो आपका कॉमन सेंस काम करेगा वहां पर। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश न होता है। इधर यदि आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो 6 माइनस में जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये +12 -6 कितना हो जाएगा? +6। इधर भी बच गया +6, इधर बच गया +6। अब ये हाफ रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गया। हो गया बैलेंस। ऊपर वाला रिएक्शन हुआ बैलेंस, अब उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आइए नीचे वाला पर। यहाँ पर एक आयरन, यहाँ पर एक आयरन, यहाँ पर वाटर H+ ये सब जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा चार्ज को बैलेंस कीजिए। वहाँ पर 2+ है, यहाँ पर 3+ है, इधर 1+ ज़्यादा ना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। यदि तुम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो 3+1 - 2+2+, बताइए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बैलेंस। इस बैलेंसिंग के दौरान तुम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दो कि पहला रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये कैसे समझ में आया कि ग्रहण कर रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट के साइड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड है, मतलब ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझे? हाँ या ना? और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आ गई बात समझ में? लेकिन एक और फेरा है यहाँ। अब क्या फेरा है? इलेक्ट्रॉन संतुलित नहीं नहीं है। ये त्याग किया मात्र एक इलेक्ट्रॉन का, और वहां ग्रहण हो गया 6। ये कैसे हो सकता है? त्याग यदि एक का किया तो ग्रहण भी एक ही ना होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैलेंस नहीं हुआ। तो ये सब काम करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दीजिए। कैसे? इस इलेक्ट्रॉन का कॉफिशिएंट कितना है? 1। इस इलेक्ट्रॉन का कॉफिशिएंट कितना है? 6। उसके कॉफिशिएंट से इस पूरे इक्वेशन को गुना कर दो, और इस इलेक्ट्रॉन के कॉफिशिएंट से उस पूरे इक्वेशन को गुना कर दो, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और इससे बैलेंसिंग पर कोई अंतर भी नहीं आएगा। देखो कैसे। इसको किससे गुना कर दें? 1 से। और इसको 6 से। तुम जो गुना कर रहे हो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में थोड़े गुना कर रहे हो, तुम पूरा इक्वेशन में गुना कर रहे हो। तो पहले भी बैलेंस था, अब भी बैलेंस है। रहेगा कि नहीं? अब बैलेंस करने के बाद, दोनों को गुना करने के बाद, दोनों हाफ इक्वेशन को एक बार पुनः जोड़ दो। बताओ पुनः जोड़ेंगे तो कैसे कैसे जोड़ेंगे? बताओ। इसमें तो 1 से गुना हुआ है, कुछ बदलेगा नहीं। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलो बताओ तो फटाफट क्या क्या लिखें। जोड़ने के दौरान दोनों रिएक्शन में एरो के इधर जो है वो इधर लिखाएगा, एरो के उधर जो है दोनों का उधर लिखाएगा। चलो बताओ तो। एरो के इधर क्या क्या है? Cr2O7 2 - ठीक है, प्लस 14 H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ने फिर लेना पड़ेगा यहाँ पर 6Fe2+। इधर और भी कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है तो छोड़ दीजिए। अब इधर आइए। इधर क्या लिखें? 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस
6 से गुना करना पड़ेगा। 6 गो Fe3 प्लस प्लस 6 गो इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दिख गया तब वो हाफ रिएक्शन है, नहीं दिखा इसका मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब थोड़ा बताइए तो फाइनली बचा क्या क्या? जो जो फाइनली बचा ना वह संतुलित हो गया, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक बार जोड़ लीजिए, देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 14 हाइड्रोजन, 7 × 14 हाइड्रोजन, 6 आयरन, 6 आयरन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। परमाणु कंजर्वेशन, ये एटम कंजर्वेशन हो गया, मास कंजर्वेशन। चार्ज को देख लो, 1 H पर 1 प्लस तो 14 H पर 2 माइनस, 12 प्लस, 6 × 2 = 12, एक एक Fe पर 2 प्लस तो 6 Fe पर 12 प्लस 6 × 2 = 12, 12 12 24। इधर कुल मिला के कितना प्लस प्लस चार्ज है? 24। इधर देखो, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, एक Fe पर 3 प्लस तो 6 Fe पर 18 प्लस 6 प्लस 24, उधर भी 24 प्लस इधर भी 24 प्लस। बताइए बैलेंस हुआ कि नहीं? अब आप देखिए कि बैलेंसिंग के दौरान H प्लस अपने आप आ गया कि नहीं? H प्लस वहाँ आ गया, वाटर भी ना आ गया। अब जाके ये पूर्ण रूप से संतुलित आयनिक अभिक्रिया है, जो दोनों चीज के प्रेजेंस को बता रहा है कि ये रिएक्शन वाटर में हो रहा है, ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में हो रहा है क्योंकि H प्लस है ना वहां पर लिया हुआ। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ। अब इस संतुलित अभिक्रिया को फाइनली लिखना कैसे होता है वो सुनिए। इस रिएक्शन में जो जहां है उस पोजीशन पर लिख दो, उसके बाद बाकी चीजों को इंडिकेट करो। जैसे देखो Cr2O7 2-, ये ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, मतलब अभी अब नीचे जगह नहीं है, आगे के स्लाइड में हम लिखेंगे, पहले आप सुनिए। अब यहाँ पर Fe2+ है ना, तो Fe2+ में लगा दो कितना, 6। अब देखो यहाँ पर एरो मत दे देना, यहाँ पर अब 14H+ भी दिखाना पड़ेगा, 14H+ एरो दो, फिर 2Cr3+, फिर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, इसको पहले, और ये 7H2O बाद में। यानी फाइनली बताइए क्या क्या लिखाएगा। देखिए आपका याददाश्त कितना बढ़िया है। Cr2O7 2- प्लस 6Fe2+ प्लस 14H+। बताओ तो किस में बदला है ये? 2Cr3+ प्लस 6Fe3+ प्लस। बताइए रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ? अब IIT क्या पूछता है ये सुनो। क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित आयनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर लिख देगा A, यहाँ लिख देगा B, यहाँ लिख देगा C और यहाँ लिख देगा D। A, B, C और D का मान क्या है? 4 को ऑप्शन लिखेगा, ABCD लिख के ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 सही ऑप्शन जो होगा ना उसमें क्या करेगा सो देखो। CR और Fe का है नहीं है पहले, CR का कितना 1, Fe का कितना 6, और क्रोमियम का कितना आया है बैलेंस करने के बाद 2, और Fe का कितना आया है 6, ये और 4, नन ऑफ दिस। कौन आंसर सही है? 3 नंबर। समझ में आया कि कैसे कैसे कर दिए? मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया लिख देगा, ये लिख देगा, खाली एडिशनल जोड़ देगा इसमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। एक्चुअल में वो कोफिशिएंट लिख दिया। अब पूछा कि बताइए उस सब कोफिशिएंट का मान क्या होगा। समझे? बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, हो गया खत्म, बात खत्म। अब दोबारा थोड़ी ना समझाने वाले हैं, अब खाली हम क्वेश्चन आपको बनाने देंगे घर से और आप बना के लाइएगा। एक बार फिर से बोल दें क्या कि क्या क्या किए हैं? बोले रे? हाँ यही तो सुनना चाह रहे थे हम कि कितना आदमी बोल रहे हैं कि हाँ एक बार दोबारा बोल दीजिए। एक बार में ध्यान नहीं रहता है आपका, ध्यान दिया कीजिए। सुनिए इधर, सबसे पहला बात जो रिएक्शन दिया उसमें H+ को काट के हटा देना है। ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा है कि अम्लीय माध्यम है। इसके बाद दोनों को 2 हाफ में तोड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है उसको पहले बैलेंस कर लीजिए। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ना होता है और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए
H प्लस जोड़ना होता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है। दोनों रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस कर लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन दोनों में समान संख्या में है तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ छः रहता तब ना गुना नहीं करते, वहाँ छः यहाँ एक है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन के एक से उस पूरे इक्वेशन को और उस इलेक्ट्रॉन के छः से इस पूरे इक्वेशन को गुना करके दोनों को जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जो फाइनल इक्वेशन बचेगा काट के फाइनली इस रूप में उसको लिख दीजिए। आई बात समझ में? तो तनी छाप लो तो इसको जल्दी से। अगला दिन हड्डी पसली सब एक करेंगे, यदि एक क्वेश्चन अभी दे रहे हैं वो नहीं बना के लाए तो। नहीं, घर से नहीं, नानी घर चले जाना बनाने के। पता है घर से अब टाइम है यहाँ के, यहाँ कब बनाओगे? उतारते उतारते 10:15 बज जाएगा। देखो 11th 12th लेवल पर सरकार तो कोचिंग पर लगा हुआ है कि कोचिंग बंद हो जाना चाहिए, कॉलेज आना चाहिए। ठीक है, सही है, सरकार इतना खर्च कर रही है तो क्यों नहीं कॉलेज में, बच्चा तो जाना ही चाहिए, लेकिन कॉलेज में ढंग से पढ़ाई हो तब तो। और दूसरा एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है वो बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप कॉलेज की बात करते हैं, सरकारी कॉलेज में तो खैर पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। ये जो संत पॉल डीएवी इस सब में पढ़ाई होता है, उस बच्चे को कोचिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है? उसमें तो पढ़ाई होता है और जेन्युइनली पढ़ाई होता है, फिर भी काहे आवश्यकता पड़ती है? इसका सबसे बड़ा कारण सुन लीजिए। ये आप ये मत समझिए कि कॉलेज में चल रहा है तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है इसलिए हमको कोचिंग मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअल में सब्जेक्ट ही ऐसा है ना कि जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं या जो आपका टॉपिक है, ये आपके घर में आपके अगल बगल कोई आपको बता नहीं सकता है। पहले क्या होता था ना, चौथा पांचवा में थे तो उस समय कोई अगल बगल का भी ना आपको बता देता था कि बुआ 2 जोड़ 2 4 होता है। लेकिन यहाँ 2 जोड़ 2 4 नहीं होता है, यहाँ कभी कभी 6 हो जाता है। कैसे हो जाता है? अभी ये तुरंत देखा ना कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन में मात्र एक चीज बैलेंस करना होता है और आयनिक इक्वेशन में दो चीज। लेकिन हम आपको बोले कि मॉलिक्यूलर को बैलेंस करना कठिन है और आयनिक आयनिक को बैलेंस करना आसान है। अब देखिएगा कैसे। अभी आप देखें ना कि ये यदि जो रूल सीख गया होगा उसको आसान ही लग रहा होगा। मॉलिक्यूलर वाला में देखिएगा कि कैसा मिजाज घुमाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है ना कि आप लोग पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं और चीज़ बहुत भारी है। और सबसे बड़ा बात है कि हर एक आदमी आपका समस्या का समाधान बन नहीं सकता है, आपको बता नहीं सकता है। इसीलिए आपको एक प्रॉपर ऐसे गाइड की जरूरत पड़ती है जो आपको आपके तरीके से बता सके, आपको फेस टू फेस कर सके, आपके प्रॉब्लम को आपके सामने लिख के बता सके। ये काम स्कूल में कॉलेज में जनरली नहीं हो पाता है, इस वजह से कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और एक और बात है जो सबसे बड़ा बात है, जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है या स्कूल है उसमें सरकार रुपया दे ही रही है टीचर को, तो वो आपको पढ़ाए नहीं पढ़ाए इस बात से उसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ये प्राइवेट स्कूल जो है सेंट पॉल डीएवी टाइप का, इसमें भी आप जो रुपया देते हैं वो टीचर के हाथ में थोड़े जाता है, वो तो प्रिंसिपल के हाथ में या एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जाता है। उसमें वो क्या करेगा, 5,000 6,000 का महीना बेचारा टीचर सबको दे देता है। तो वहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपके पढ़ाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इसका सबसे मेन कारण है। और यहाँ जो रुपया आप देते हैं वो सीधा डायरेक्ट हमारे पास देते हैं। तो हमारी पूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका पढ़ाई किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप जो हमको डायरेक्ट रुपया दे रहे हैं वो हमको ना देकर किसी और को देने लगेंगे तो उसका नुकसान हमको हो जाएगा। इसीलिए हमारे जैसे जो टीचर होते हैं जो इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, आपको फेस टू फेस पढ़ाते हैं और आप उनको रुपया देते हैं, वो आपको बेहतर पढ़ाते हैं इसलिए आप उनसे बेहतर संतुष्ट होते हैं। तो इस बात को एकदम निश्चित मतलब निश्चित रूप से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि सरकार चाहे कितनों टाइट कर दे, ये चीज बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि अरे एक आदमी टाइट करने से क्या होगा यार, हर एक आदमी को ईमानदार होना पड़ेगा ना। अब जैसे बताते हैं हम ही को आज के डेट में हम बता रहे हैं, हमारी अपनी मानसिकता सुन लो। आज हम इतना बोलते रहते हैं, मतलब सच पूछो तो चेस्ट वगैरह में पेन होने लगता है कभी कभी बोलते बोलते, पेट में दर्द करने लगता है, खाना सही ढंग से नहीं खा पाते हैं। यहाँ से जाएंगे तो 1 घंटा तक तो मुंह उठाया नहीं जाता है। बावजूद उसके हम तुम्हारे साथ इसीलिए ना काम करते हैं कि हमारा मार्केट खराब नहीं हो।
लेकिन जब हम स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे तो कौन हमारा मार्केट देखने वाला है जी? है कोई देखने वाला? क्यों पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। के पाठक जी आएंगे तो कहेंगे हाँ पढ़ा रहे हैं देखिए। अरे उतना रे सीरियस रहना नहीं है इसमें। आप जैसे एगो बताए ना तुमको, अगला अभी देखो इस पर हम 10 एग्जाम्पल कराएंगे, वहां छोड़ देंगे, 10 एग्जाम्पल छोड़ देंगे। अब पूछेंगे कि बताया गया कि नहीं, हाँ बताए क्या, कॉपी निकालो रे, देखो बताया गया है कि नहीं। तो तरीका है ना जी ठगने का। यही काम प्राइवेट स्कूल के टीचर +2 में और गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर यही काम एग्जैक्टली कर रहे हैं। और इसी काम को जब हम ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आपको रुपया देने में दांती लगता है, और सरकार को ऐसा लगता है कि हम आप लोग का शोषण कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है, शोषण आप हमारा कर रहे हैं। सच्चाई ये है, सरकार का शोषण हमारे जैसे टीचर लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार का शोषण कर रहे हैं वो लोग जो उस सिस्टम का हिस्सा बन के उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन शायद आप हमारी बातों के, हमारे जो हम जो बोल रहे हैं उसके डेप्थ को समझ नहीं पाए हैं। समझ में जिस दिन आएगा उस दिन लगेगा कि हम गलत नहीं थे, सही थे। चलिए, ये लिखा हुआ हो गया क्या कि किस्सा सुनते रह गए? तो इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा। MnO4 माइनस, आप किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाइए, जितना बढ़िया हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे उतना बढ़िया, आप उतना संतुष्टि आपको मिलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छे लोग नहीं वहाँ हैं, हो सकता है कि हमसे बहुत बेहतरीन बेहतरीन नॉलेज वाले लोग हैं वहाँ, लेकिन वो काम नहीं करेंगे ना आपके साथ। क्योंकि रुपया उनको मिल रहा है वहाँ स्कूल से 5,000 6,000 का महीना, प्राइवेट में सरकार तो दे ही रही है। काहे पढ़ाएगा वो आपको? तो बस यही बात है, बाकी देख लो आप। क्या बोलिए? अरे अच्छा क्यों नहीं पढ़ाएगी, पढ़ाने थोड़ी नहीं आता है, नॉलेजेबल लोग हैं वहाँ, ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। ये हम कहाँ करें कि उनको बुझने नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग वहाँ पर पढ़ाने गए हैं, इंट्रेंस देकर वहाँ पर गए हैं, डेफिनेटली नॉलेज वाले लोग हैं तभी तो गए हैं। अरे वो पढ़ाएंगे नहीं ना, पढ़ाएंगे ही नहीं। अच्छा एक और बात है, कॉलेज में इतना ना छुट्टी होता है, कभी चुनाव होगा फलना चिलना, सिलेबस दुनिया भर का है, रोज का रोज छुट्टी ही रहेगा। दिवाली दुर्गा पूजा छठ एक साथ छुट्टी होता है। तो देखिए, हाँ सुनो, छुट्टी देना है अब 2-3 दिन। अगला 3 दिन क्लास बंद रहेगा। आप देख रहे हैं उपस्थिति, सब स्कूल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है, उसका सबका छूटेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो दिक्कत होगा। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन छुट्टी है। अरे सोमवार से खोले क्या? क्लास फ्राइडे से ओपन होगा। आइए फ्राइडे से, आपको जब मन हो आने का आइए।